सभी को और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर डीएसपी क्लासेस पर। और जैसा कि हमने पिछली वीडियोस के अंदर में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमने पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया था। और ठीक है, तो आज हम उसी के आगे चैप्टर करेंगे और अपनी इस वीडियो के अंदर में ठीक है हम चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। देखिए क्लास 12 हिस्ट्री, चैप्टर का नाम वही ईट मन के तथा अस्थियां। ठीक है, इसमें चैप्टर के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है वो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन। कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा का समाज समझेंगे कि हड़प्पा का समाज कैसा हुआ करता था, हड़प्पा के लोग किस तरीके से रहा करते थे। ठीक है, तो हड़प्पा के समाज को समझने के लिए यहाँ पर दो चीज़ें दे रखी हैं। एक तो यहाँ पे दे रखा है समाधान और दूसरा यहाँ दे रखा है विलासिता की वस्तुएं। इन दोनों को ही समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं समाधान की, बात करते हैं कब्र की बात करते हैं। ठीक है, तो समाधान को क्या बोलते हैं? कब्र कहते हैं। तो जब इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता की खोज करी तो इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान वहां से कई सारी कब्रें प्राप्त होती हैं। उन कब्रों के अंदर लोगों के साथ उनकी वस्तुओं को भी दफनाया गया था, जिसके द्वारा हमें यह पता लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का यह मानना था कि जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद में जहां वो जा रहा है वहां पर भी उसकी अपनी खुद की जिंदगी होती है। तो जिस वजह से जो भी चीजें उसे पसंद होती हैं, जो भी चीजें उसे अच्छी लगती हैं, उन सभी चीजों को उनके साथ दफना दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर से हमें जो कब्रें प्राप्त हुई हैं, उन कब्रों के अंदर में लोगों के साथ साथ में लोगों की जो फेवरेट वस्तुएं होती हैं उनको भी दफनाया गया था। वो सारी चीजें भी हमें वहां से मिलती हैं। तो वहां पर बात करता हूं अगर मैं कब्रों की बात करता हूं तो वहां पर दो प्रकार के कब्र पाए गए थे। पहली जो कब्र थी वो बहुत ही ज्यादा वेल मेंटेन तरीके से बनाई गई थी। यानी पहली कब्र जो थी वो ईंटों के माध्यम से बनाई गई थी, यानी उसकी सरफेस जो है या उसका जो अपना कब्र का बॉटम जो है उसको पक्की ईंटों के द्वारा चिनाई की गई थी। ठीक है, मतलब पहली जो कब्र थी वो काफी ज्यादा वेल मेंटेन तरीके से बनाई गई थी, काफी अच्छी तरीके से बनाई गई थी। उसको पक्की ईंटों के माध्यम से बनाया गया था। साथ ही साथ उसकी खुदाई के दौरान जो भी वस्तुएं हमें उसमें से प्राप्त हुई हैं वो काफी ज्यादा महंगी थी। जैसे मट्टी के आकर्षक बर्तन की बात करता हूं मैं, या सोने चांदी के बने हुए आभूषण की बात करूं, ठीक है, और हाथी के दांत के बने हुए बर्तन, हाथी के दांत के बने हुए आभूषण, और साथ ही साथ हमें वहां से फेंस की बोतल भी प्राप्त हुई है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि फेंस की बोतल क्या होती है, मगर आप अभी जानो कि फेंस की बोतल भी वहां से प्राप्त हुई है। तो पहले जो कब्र थी वो काफी ज्यादा वेल मेंटेन तरीके से बनाई गई थी, काफी अच्छे ढंग से बनाई गई थी, काफी अच्छे तरीके से बनाई गई थी, जिसको पक्की ईंटों से बनाया गया था। साथ ही साथ उसकी खुदाई के दौरान उनमें से काफी ज्यादा लग्जरियस चीजें मिलती है, काफी ज्यादा कीमती वस्तुएं मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस कब्र के अंदर में राजा महाराजा को दफनाया जाता था या अभिजात वर्ग के लोगों को दफनाया जाता था। अभिजात वर्ग मतलब अमीर लोगों का जो वर्ग होता था उसको बोलते थे अभिजात वर्ग। अब बात करता हूं मैं दूसरे कब्रों की बात करता हूं। तो दूसरे कब्र के अंदर में ठीक है उनको बहुत ही बुरी तरीके से दफनाया गया था। मतलब एक तरीके से जमीन में नॉर्मल सा गड्ढा करा, उसमें इंसान को डाला और ऊपर से मिट्टी भर दी। ठीक है, दूसरी कब्र हमें ढंग से नहीं मिलती है, मतलब ढंग से उसको मेंटेन तरीके से दफनाया नहीं जाता है, और उसमें हमें जो भी वस्तुएं मिलती हैं वो काफी ज्यादा ऑर्डिनरी मिलती हैं। क्या मिलती हैं? बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी मिलती हैं, बहुत ज्यादा साधारण वस्तुएं मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर में अमीर और गरीब दो प्रकार के वर्ग रहा करते थे, और अमीर जो थे वो गरीबों के साथ में बुरा व्यवहार करते थे। ठीक है, इसका मैं एक और एग्जांपल देकर समझाऊंगा कि वहां पर एक दुर्ग होता था और एक निचला शहर होता था। अमीर जो होते थे वो सब कहां रहते थे? दुर्ग में रहते थे, और जो गरीब होते थे वो कहां रहते थे? निचले शहर में रहते थे। निचले शहर के लोगों को काफी कम संसाधन प्राप्त थे, काफी कम अधिकार प्राप्त थे दुर्ग के मुकाबले। तो हम ये कह सकते हैं कि ऊंचे लोग ऊंचाई पर रहते थे, नीचे लोग नीचे रहते थे, मतलब निचले शहर में रहते थे। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के समाज में अमीर गरीब के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, साथ ही साथ मरने के बाद जब उनको दफनाया जाता था उसमें भी काफी ज्यादा भेदभाव किया जाता था। गरीबों को वो लोग ऐसे ही दफना दिया करते थे और अमीरों को वो ढंग से दफनाया करते थे। अब बात करता हूं मैं विलासिता की वस्तुएं। ठीक है, विलासिता की वस्तुएं मतलब क्या होता है? लग्जरियस थिंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लग्जरियस गुड्स या लग्जरियस थिंग्स बोलते हैं विलासिता की वस्तुओं को। ठीक है, जिसमें सुइयां आती हैं, मर्तभांड आते हैं और फेंस की बोतल आती है। अब मैं समझाता हूं फेंस की बोतल होती क्या है। ठीक है, फेंस चूने को कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग फेंस से बनी हुई जो बॉटल्स होती थी, यानी चूने से बनी हुई जो बॉटल होती थी उसमें वो सुगंधित द्रव्यों को रखते थे।
किसको रखते थे उसमें? सुगंधित द्रव्यों को उसमें रखते थे, यानी इत्र को रखते थे। और ये जो इत्र था ये अमीरों के द्वारा ही यूज किया जाता था, मतलब राजा महाराजा के द्वारा ही इसका इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और ये जो फेयंस की बोतल है या जो विलासिता की वस्तुएं हैं या जो लग्जरियस चीजें हैं, ये हमें ज्यादा कब्रों से नहीं, कुछ एक ही कब्रों से मिली हैं। यानी हम कह सकते हैं दुर्ग से जो हमें कब्रें प्राप्त हुई हैं वहीं से हमें ये सारी वस्तुएं मिली हैं, और जो हमें निचले शहर से प्राप्त हुई हैं वहां पर हमें ये सारी वस्तुएं नहीं मिलती हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा कौन सा है? शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी, ठीक है। तो शिल्प उत्पादन को ढंग से समझना, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका, ठीक है। तो शिल्प उत्पादन के अंदर में क्या बताया गया है? हड़प्पा सभ्यता के अंदर में शिल्प उत्पादन करा जाता था, और वो कौन कौन सी चीजें थी जिनका वो लोग उत्पादन करते थे? सबसे पहली चीज, शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो शिल्प उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र था उसका नाम था चहुंदड़ो, ठीक है। यहां पे मैंने लिख रखा है कि चहुंदड़ो नामक एक बस्ती थी जिसको महत्वपूर्ण केंद्र कहते थे शिल्प उत्पादन के विषय में, ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादन में मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातुओं से आभूषण बनाना, मोहरे बनाना, बाट बनाना, मट्टी के बर्तन बनाना और मूर्तियां बनाना, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो शिल्प कार्य में ये सारी मुख्य वस्तुएं उत्पादन करते थे, मतलब इन सभी का निर्माण करते थे, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि शिल्प उत्पादन से मेरा कहने का क्या मतलब था, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो शिल्प उत्पादन के लिए क्या क्या चीजें करते थे, वो ये सारी चीजें उगाते थे, मतलब बनाते थे, ठीक है। जैसे मनके बनाना, शंख की कटाई करना, धातु या आभूषण, ये फलाना फलाना जो चीजें थी वो लोग बनाया करते थे। और शिल्प उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो माना जाता है, याद रखना है इसको 1 नंबर के लिए, कि शिल्प उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र माना जाता है वो चहुंदड़ो नामक बस्ती को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन केंद्रों की पहचान, भाई जहां पर शिल्प उत्पादन किया जाता था, जिस एरिया के अंदर शिल्प उत्पादन किया जाता था, उस एरिया का पहचान कैसे किया जाता था, उस जगह को कैसे पहचाना जाता था कि हाँ यहां पर पहले कभी शिल्प उत्पादन होता होगा, ठीक है। तो उसको पहचानने के लिए कुछ एक आधा एविडेंस है, जैसे प्रस्तर पिंड हो गया, कच्चा माल, अपूर्ण वस्तुएं। अपूर्ण वस्तुएं का मतलब यह है कि जिन वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा या जो वस्तुएं अधूरी छूट गई हैं, ठीक है, मतलब कुछ बनाया और उसको पूरा नहीं बनाया और उसको अधूरा ही बनाकर छोड़ दिया, तो अपूर्ण वस्तुएं मतलब अधूरी वस्तुएं। त्याग दिया गया माल, जिसका इस्तेमाल ना करा गया हो, जिसको त्याग दिया गया हो, कूड़ा करकट और औजार मिलना। अगर हमें किसी प्लेस से, यानी हड़प्पा सभ्यता के किसी जगह से, किसी प्लेस से हमें ये सारी वस्तुएं मिलती थी, जैसे प्रस्तर पिंड हो गया, कच्चा माल हो गया, अपूर्ण वस्तुएं हो गई, त्याग दिया गया माल हो गया, कूड़ा करकट और औजार, अगर हमें हड़प्पा सभ्यता के किसी प्लेस से ये सारी वस्तुएं प्राप्त होती तो हम ऐसा मानते थे कि यहाँ पर उत्पादन केंद्र माना, मतलब उत्पादन क्षेत्र माना जाता था, कि भाई शिल्प उत्पादन के लिए इसी क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता होगा, हम ऐसा मानते थे, ठीक है। और जिसमें से कूड़ा करकट जो है वो सबसे मुख्य एग्जाम्पल है। अगर किसी प्लेस से कूड़ा करकट मिलता है और बाकी अन्य वस्तुएं नहीं मिलती, तो हम ये कहते हैं कि भाई कूड़ा करकट ही सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर कहीं से कूड़ा करकट मिलता है तो हम ये कहते हैं कि यहाँ पर पहले कभी शिल्प उत्पादन किया जाता होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं माल प्राप्त करने की विधि, है ना, ठीक है। तो बोला यह है माल प्राप्त करने की विधि। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प उत्पादन करते थे, ठीक है। शिल्प उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र था वो चहुंदड़ो नामक बस्ती को कहा गया है। शिल्प उत्पादन के लिए वो लोग शंख की कटाई करना, आभूषण बनाना, मूर्तियां बनाना, मट्टी के बर्तन बनाना, मर्तभांड बनाना, ये सारे वो चीजें बनाते थे, निर्माण करते थे इन सब का। मगर इन सभी चीजों को बनाने के लिए वो लोग कच्चा माल कैसे प्राप्त करते थे, ठीक है। तो कच्चा माल प्राप्त करने के लिए उनके पास में कई सारी विधियां होती थी। सबसे पहले बात करेंगे बस्तियां स्थापित करना। क्या स्थापित करना? बस्तियां, ठीक है, बस्तियां स्थापित करना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग अपनी बस्तियां उन जगहों पर स्थापित करते थे जहां से उनको कच्चा माल आसानी से प्राप्त होता था, जैसा कि उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट, यहां से वो लोग शंख की प्राप्ति करते थे। किसकी प्राप्ति करते थे? शंख की, ठीक है। नागेश्वर और बालाकोट से उनको शंख मिलता था और उन्होंने इस जगह पर अपनी बस्तियों को स्थापित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर उनको बड़े आसानी से शंख मिल जाया करता था, कच्चा माल मिल जाया करता था। अभियान भेजना, अभियान का मतलब होता है, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, राजा महाराजाओं की पुरानी मूवीज जो होती थी,
अगर एक राजा को किसी दूसरे अन्य राजा के साथ में कांटेक्ट करना है आपस में, तो वो कुछ खत या चिट्ठी लिखता था और वो उसका दूत जो था वो उस खत को, उस चिट्ठी को उस राज्य के राजा के पास लेके जाता, वहां वो पढ़ता उसके सबके सामने और फिर वो राजा उसी के साथ उसका रिप्लाई राजा को भेजता, फिर वो आता अपने राजा के सामने उसको पढ़ता। तो उनके बीच में इस तरीके से कम्युनिकेशन बनता था। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अभियान भेजना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध बनाने के लिए, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग अन्य क्षेत्रों के साथ में व्यापारिक संबंध को बनाने के लिए वहां पर वो लोग अभियान भेजा करते थे। क्या भेजा करते थे? अभियान भेजा करते थे व्यापारिक संबंध को बनाने के लिए। दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, हमारा सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। किसे? सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। देखो ये बात जान लो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो ना केवल भारत में बल्कि भारत के बाहर भी वो लोग व्यापार करते थे। कहां पर व्यापार करते थे? भारत के बाहर भी वो लोग व्यापार करते थे। ठीक है, इसका पता हमें सुदूर क्षेत्रों के संपर्क में पता चलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि वो लोग कहां से व्यापार करते थे। ठीक है, देखो मान के चलते हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है और पाकिस्तान से ही ये हमारा इधर से हमारा गुजरात। मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है तो इसको इग्नोर मानना, मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। ये मान के चलो हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता हो गया। ठीक है, ये हमारा हड़प्पा हो गया और ये हमारा आसपास में पूरा समुद्र हो गया। आप मैप में देखोगे तो आपको दिख जाएगा। और यहां अगर हम जाते हैं तो इधर हमारा क्या बसता है, ओमान बसता है। ठीक है, जो सऊदी अरब के पास में है। आप वहां देखोगे तो आपको दिख जाएगा, वहां पे सऊदी अरब के पास में ओमान दिख जाएगा आपको। तो सुदूर क्षेत्रों में क्या कहा गया है? सुदूर क्षेत्रों में कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, ठीक है, तांबे का व्यापार, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो तांबे का व्यापार कहां से करते थे? ओमान से करते थे। ठीक है, ओमान से वो लोग तांबा मंगवाते थे। क्लियर हो गया? आगे सुनो, अब इसके सबूत हमें कैसे मिलते हैं? हम ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग ओमान से व्यापार करते थे? इसके पीछे कोई ना कोई सबूत जरूर होंगे, उन सबूतों की बात करते हैं। तो देखो पहला सबूत हमारा ये है, पहला एविडेंस हमारा ये है कि हड़प्पा की वस्तुओं और ओमान के तांबों में, दोनों में ही निकल के अंश पाए गए हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा की जो वस्तुएं थी और जो ओमान का तांबा था, उन दोनों में ही हमें निकल के अंश पाए गए हैं। इट मीन्स उन दोनों के बीच में व्यापार होता था। साथ ही साथ हड़प्पा का एक मर्तभांड था, एक मिट्टी का जार कहते हैं उसको इंग्लिश में। ठीक है, जार, उसको इंग्लिश में आप जार कह सकते हो। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का आप ऐसे कुछ आपकी बुक में ड्राइंग है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का एक जार होता था, एक मिट्टी का मर्तभांड होता था जिसके चारों तरफ में काली मिट्टी की परत को चढ़ाया जाता था। किसकी परत को? काली मिट्टी की जो परत होती थी उसको चढ़ाया जाता था ताकि इसमें से लीकेज ना हो सके, पानी का या लिक्विड का रिसाव ना हो सके। तो ये हड़प्पाई जार या हड़प्पाई मर्तभांड हमें कहां से प्राप्त होता है? ओमान से प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? ओमान से। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा की वस्तुएं, हड़प्पा का मर्तभांड, हड़प्पा का ये जार हमें ओमान से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के लोग जो थे या तो वो इस जार के बदले ओमान से तांबा मंगवाते थे, या वो इस जार में कुछ लिक्विड भरते थे, कुछ तरल पदार्थ को भरते थे और उसको ओमान भेजते थे। ठीक है, और ओमान से बदले में क्या लेते थे? तांबा लेने का काम करते थे। ठीक है, तो ये दो थ्योरी काम करती हैं। हम कह सकते हैं कि ओमान से उनका व्यापार था, या तो वो इस जार के बदले ओमान से व्यापार करते थे या इस जार में वो कुछ भरकर ओमान से व्यापार करते थे और वहां से वो तांबा लेकर आते थे। ठीक है, अच्छा इसके एक और सबूत है, बताता हूं मैं। हड़प्पा सभ्यता से हमें बड़ी बड़ी नाव के सबूत मिलते हैं, बड़े बड़े जहाजों के, बड़े बड़ी शिप्स के सबूत मिलते हैं और भारत के दक्षिणी हिस्से से हमें कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता की खोज के दौरान या हड़प्पा सभ्यता की डिस्कवरी के दौरान हमें वहां से कुछ सिक्के प्राप्त होते हैं जो कि हड़प्पा के नहीं थे। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से अन्य जगहों के, दूसरे जगहों के सिक्के प्राप्त होना या वहां पर बड़े बड़े जहाज प्राप्त होना, बड़ी बड़ी नाव प्राप्त होना और हड़प्पा का जार या हड़प्पा का काली मिट्टी से, मतलब हड़प्पा का जो मर्तभांड था वो हमें ओमान से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का ओमान के साथ में तांबे का व्यापार होता था। ठीक है, या तो वो इस जार के बदले व्यापार करते थे या जार में कुछ भर के वो लोग व्यापार करते थे। तो ये आपका सुदूर क्षेत्रों से संपर्क है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। ये दो लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
ठीक है। साथ ही प्रसाद तथा शासक, अब इस टॉपिक में क्या है मैं समझाता हूं, ध्यान से देखना। प्रसाद तथा शासक कहा यह गया है कि कई सारे इतिहासकारों का अलग अलग कहना है, मतलब जितने मुंह उतनी बातें। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर कोई भी शासक नहीं था, कोई भी शासक नहीं था, वहां के जितने भी लोग थे, ठीक है, सभी अपने अपने अनुसार अपना जीवन बिताते थे। तो कई सारे इतिहासकारों का यह कहना है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर में कोई भी शासक नहीं था, लोग अपना खुद ही हड़प्पा सभ्यता को चलाते थे। कुछ कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में एक शासक नहीं बल्कि अनेक शासक होते थे, एक से ज्यादा शासक होते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना यह है कि हड़प्पा सभ्यता में एक ही राजा होता था, एक ही शासक होता था जो पूरी हड़प्पा सभ्यता पे शासन करता था। अब हमें इनमें से कौन सी बात, देखो पेपर में हमें ये सब कुछ लिख के आना है, पेपर में हमें ये सब लिख के आना है कि कई इतिहासकार ये कहते थे कि हड़प्पा सभ्यता में एक शासक था, कई कहते थे है ही नहीं, कुछ कहते हैं कि एक से ज्यादा थे। तो हमें ये सारी बातें लिख के आनी है, मगर हमें कौन सी बात माननी है, देखो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान वहां की जितनी भी वस्तुएं हमें मिलती हैं, उन सभी वस्तुओं के अंदर क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। जैसे वहां की ईंटों के अंदर सिमिलैरिटीज, यानी उनकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई सब बराबर थी। वहां के घरों का स्ट्रक्चर एक बराबर था, एक जैसा ही था। वहां पे सड़कों को बनाना, नालियों को बनाना, गलियों को बनाना, ठीक है, ये पद्धति जो थी ये भी हर जगह एक जैसी पाई गई। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर में जितनी भी चीजें थी हमने जो डिस्कवर करी हैं, उनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, समानताएं पाई जाती हैं। और ये तब होता है जब एक राजा शासक करता है, यानी जब एक राजा ही शासन करता है तब जाके ये सारी वस्तुओं में सिमिलैरिटीज पाई जाती है। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान के चलो दो राजा हैं, तो दोनों की राजाओं की सोच अलग अलग होगी। अब दोनों की सोच अलग अलग है तो दोनों अलग अलग ढंग से काम करेंगे, ठीक है, मगर हमें कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता जो हमें यह बताया कि हड़प्पा सभ्यता में एक नहीं एक से ज्यादा राजा थे। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की सभी वस्तुओं में, हड़प्पा सभ्यता की सभी वस्तुओं में हमें सिमिलैरिटीज पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर में एक ही राजा रहा करता था, ठीक है। आगे बात करते हैं, हड़प्पा सभ्यता के अंत की बात करते हैं, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंत की बात करते हैं। तो अब अंत की अगर बात करूं तो आज तक इसका पता ही नहीं लग पाया, आज तक इसको हम ढंग से डिस्कवरी नहीं कर पाए कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि 100 मुंह 100 बातें, ठीक है, जितने लोगों से पूछोगे आपको अलग अलग स्टेटमेंट मिलेगी। तो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं, उनके आइडियोलॉजी उनकी अलग अलग है, उनकी विचारधारा अलग अलग है। कोई कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में भूकंप आया था, ठीक है, कोई कहता है वहां पर बाढ़ आई थी, ठीक है, कोई कहता है वहां पर नदियों का मार्ग चेंज हो गया था, कोई कहता है कि वहां पर जमीन का अत्यधिक उपयोग किया गया जिस वजह से जमीन बंजर पड़ गई और वहां पे खेती बाड़ी कम हो गई, लोग भूख से मरने लग गए। कोई कहते हैं कि वहां पर बाहरी आक्रमण हुआ था, यानी दूसरे राज्यों ने आक्रमण करा था या दूसरे किसी सभ्यता ने हड़प्पा सभ्यता पर आक्रमण करा था, हमला करा था, ठीक है। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जाता है जिस रास्ते से हड़प्पा सभ्यता में एंटर किया जाता था उस रास्ते पर हमें लोगों की लाशें मिली हैं खुदाई के दौरान, साथ ही साथ उन लाशों के साथ में हमें हथियार भी मिले हैं, ठीक है। तो मेरा सवाल तो यही है सीधा सीधा कि भाई जिस रास्ते से आया जाया करता था उस रास्ते पर लोगों को दफनाया क्यों जाएगा, और साथ ही साथ जो हथियार उन लाशों के साथ हमें मिले हैं वो हथियार पूरी हड़प्पा सभ्यता में कहीं पर यूज नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं और ये सारे हमारे तथ्य हैं जो अलग अलग इतिहासकार अलग अलग कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत ऐसे हुआ होगा, कोई कहता है वैसे हुआ होगा, कोई कहता है वैसे हुआ होगा। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स होते हैं तो वीडियो को दोबारा से आप रिवाइंड करके दोबारा से एक बार देख लेना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और अगर पसंद आई, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आप सभी को पता है कि मैंने अभी भी वीडियो बनाना चालू करा, अभी तक तो मैं ऑफलाइन ही क्लास देता था, ठीक है, तो अब ऑनलाइन पे आया हूँ। तो बस आप लोगों को सपोर्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड डे, गुड बाय। बंद करी से एक्टिंग मत करे।